मीनू चिड़िया अपना आइसक्रीम का कारोबार करती थी। उसकी जंगल में एक छोटी सी दुकान थी जहाँ से वे आइसक्रीम बेचती थी। आजो आजो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम खा लो, चॉकलेट वाली आइसक्रीम खा लो। बस कुछ ऐसा हो जाए कि इस महीने मेरी कमाई डबल हो जाए, ताकि इस महीने का खर्चा मेरा आराम से चल जाए। मीनू चिड़िया की आइसक्रीम की दुकान तो थी, पर उसकी आइसक्रीम ज्यादा नहीं बिकती थी। इसी वजह से उसके घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किलों से चलता था। बाबा बाबा, मुझे 10 रुपए वाली आइसक्रीम खानी है, मुझे दिला दो ना। अरे बेटा, तुमने तो अभी भोजन भी नहीं खाया। चलो पहले घर चलो, जाकर भोजन खा लो, फिर दिला दूंगा बाद में। बाबा दिला दो ना, मैं पहले ये आइसक्रीम खाऊंगा, उसके बाद भोजन भी खा लूंगा, पर मुझे ये आइसक्रीम दिला दो ना। अरे तोते, 10 रुपए की तो है आइसक्रीम। बेचारा नन्हा तोता इतना बोल रहा है, तो इसे दिला दो ना आइसक्रीम। चलो ठीक है, मीनू चिड़िया तुम कह रही हो तो इसे दे दो आइसक्रीम। नन्हे तोते को आइसक्रीम मिल गई थी। वे बड़े मजे से आइसक्रीम खाने लग जाता है। बस फिर कुछ देर के बाद कालू सैनिक मिठू महाराज को लेकर मीनू चिड़िया की दुकान पर आता है। महाराज, ये है मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया की आइसक्रीम बहुत मजे की होती है, आप मीनू चिड़िया को ऑर्डर दे सकते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे 50 आइसक्रीम बनवाने का ऑर्डर देना है तुम्हें, क्या तुम बना लोगी? मुझे बिल्कुल ताज़ी और फलों की मीठी मीठी आइसक्रीम चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर तो मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। क्यों नहीं मिठू महाराज, मैं जरूर बना दूंगी आइसक्रीम। आप बस मुझे बता दें कि आपको कब चाहिए आइसक्रीम, ताकि मैं आइसक्रीम बना के तैयार कर दूं। देखो मीनू चिड़िया, मिठू महाराज के दोस्त दूसरे जंगल के उल्लू महाराज आ रहे हैं, इसीलिए उनके लिए बनवानी है आइसक्रीम। उन्हें आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, इसीलिए मिठू महाराजों ने तोहफे में आइसक्रीम देना चाहते हैं। तुम आइसक्रीम बहुत मजे की बनाना। हाँ कालू सैनिक, तुम चिंता ही ना करो, मैं बहुत ही मजे की आइसक्रीम बनाऊंगी। देखना, उल्लू महाराज तो वे आइसक्रीम खाते ही जाएंगे। हाँ, कोई गलती नहीं करना मीनू चिड़िया, वरना तुम्हें तो पता है ना मैं गुस्से का कितना तेज हूँ। बस ये कहकर मिठू महाराज और कालू सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा ढेर सारे फल लेकर मीनू चिड़िया के पास आता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ये लो मीनू चिड़िया, बहुत ही ताजे फल हैं, मैं अभी बाग से तोड़ के लाया हूँ। महाराज ने कहा है कि तुम इन्हीं फलों से महाराज के लिए आइसक्रीम तैयार करना। कालू कौवा फिर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया वे सारे फल उठाकर अपने घर में ले आती है। अरे वाह मम्मा, इतने सारे फल, लगता है आज आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है ना? हाँ मनु चिड़ी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे इतने दिनों के बाद इतना बड़ा ऑर्डर मिला, पूरी 50 आइसक्रीम का। 50 आइसक्रीम का? वाह मम्मा, ये तो बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मुझे ये ऑर्डर मिठू महाराज ने दिया है और ये फल भी उन्होंने दिए हैं, ताकि मैं इन ताजे फलों से उनके लिए आइसक्रीम तैयार करूँ। अरे वाह वाह मम्मा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मतलब हमारी आइसक्रीम अब महाराज भी खाएंगे। मैंने कहा था ना मनु चिड़ी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें एक न एक दिन उनका फल जरूर मिल जाता है। बस फिर मीनू चिड़िया रसोई में आकर आइसक्रीम बनाने का काम शुरू करती है। वे पहले जूसर मशीन में सारे फलों का जूस निकालने लगती है। चलो अब इनमें दूध और शहद डालकर अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम बनाती हूँ। मीनू चिड़िया रात तक काम करती है और पूरी रात लगाकर वे 50 आइसक्रीम तैयार कर लेती है। मैंगो, अनार, चॉकलेट और हर तरह की आइसक्रीम उसने तैयार कर ली थी। हाय रे, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, पर चलो काम तो हो गया ना। पूरी 50 आइसक्रीम बनाकर मैंने तैयार कर दी। चलो जल्दी से इन सबको फ्रिज में रखकर मैं जमा देती हूँ और फिर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। मीनू चिड़िया सारी आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती है और फिर जाकर वे आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में बैठा आइसक्रीम के बारे में ही सोचे जा रहा था। ताज़ा फलों की आइसक्रीम कितने मजे की होंगी, काश मैं उन्हें खा पाता, पर वे सारी आइसक्रीम तो उल्लू महाराज के लिए हैं। कालू जी, कितनी रात हो गई, आप सो क्यों नहीं रहे? क्या सोच रहे हो कब से आप? क्या बताऊं रानी, मिठू महाराज ने आज उल्लू महाराज के लिए ताज़ा फलों की आइसक्रीम बनवाने का ऑर्डर मीनू चिड़िया को दिया है और मीनू चिड़िया ने आज ही रात ताज़ा फलों की आइसक्रीम बनाकर भी फ्रिज में जमा दी होंगी। बस मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। क्या ताज़े फलों की आइसक्रीम? वाह कालू जी, ये तो बहुत ही मज़े की होंगी। हाँ ना रानी, बहुत मज़े की होंगी। मैं तो कब से उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। सोच सोच कर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कालू जी भूल जाए आइसक्रीम को, क्योंकि वह आइसक्रीम हमें खाने को कभी नहीं मिल सकती। वो आइसक्रीम उल्लू महाराज के लिए है, वही खाएंगे वो आइसक्रीम। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो।
मजे मजे के भोजन तो महाराज के लिए होते हैं, हम तो उनके नौकर हैं, हमें थोड़ी ना मिलेगा खाने को। वैसे कालू जी, मीनू चिड़िया ने पूरी 50 आइसक्रीम बनाई होंगी। अगर उनमें से हम 1-2 खा भी लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर पता चल भी गया तो सारा इल्जाम तो मीनू चिड़िया पर आएगा, हमारे पर थोड़ी ना आएगा। मैं जाता हूँ अभी मीनू चिड़िया के घर से 2 आइसक्रीम लेके आता हूँ। कालू कौवा फिर चला जाता है और वे घर की खिड़की से मीनू चिड़िया के घर में घुस आता है। अरे वाह, कितनी सारी आइसक्रीम है इसके अंदर। चलो जल्दी से 2 आइसक्रीम चुरा कर यहाँ से भाग जाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से 2 आइसक्रीम चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। दोनों कौवे फिर मजे से घर में बैठकर मीनू चिड़िया की वे आइसक्रीम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर जरूर भेजें। जंगल में ठंडी का मौसम आ गया था, हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। पक्षी भी बड़ी खुशी खुशी ठंडी के मौसम के लिए खरीदारी करने जा रहे थे। मानो चिड़ी, इस साल मेरे काम में बहुत मुनाफा हुआ था और पैसे भी अच्छे जमा हुए हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं जाकर 2 मोटी कमरे और तुम्हारे लिए टोपी और मोजे ले आऊँ। हाँ मम्मा, मेरे लिए लाल टोपा ले आना। स्कूल जाते वक्त बहुत सर्दी लगती है सर में, उसे पहन के जाऊंगा तो सर्दी नहीं लगेगी। हाँ मानो चिड़ी, पक्षी भी जा रहे हैं अपनी अपनी खरीदारी करने, इसीलिए मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। मीनू चिड़िया, आप भी जाओ ना यार, हम यहाँ पर खड़े कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। सारे पक्षी मोटे मोटे कंबल लेने जा रहे थे, इसीलिए वे मीनू चिड़िया की राह देख रहे थे। आ गई पक्षियों, चलो चलो जल्दी से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो उल्लू सेठ की सारी मोटी मोटी कंबलें कोई और पक्षी ले जाए। मीनू चिड़िया ऐसे कैसे ले जाएगा, हमने उल्लू सेठ से पहले ही कह दिया था कि हमारे आने से पहले पहले वे हमारे लिए मोटी मोटी कंबलें तैयार रखे। इस बार मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि इस साल हमने बहुत पहले से ही ठंडी के मौसम के लिए पैसे जमा कर लिए थे और इस बार की ठंडी का मौसम हम बहुत आराम से अपने घर में गुजारेंगे, क्योंकि हमारे पास मोटी मोटी कंबलें होंगी। चलो चलो मीनू चिड़िया, चलते हैं, रात को बर्फबारी और ठंड बहुत बढ़ जाएगी, वापसी आना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फिर सारे पक्षी ठंडी की खरीदारी करने के लिए दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। इधर जंगल में कालू कौवा ढेर सारी कंबलें खरीद कर ले आया था। रानी, ये देखो, मेरा ये पूरा ठेला कंबलों से भर गया है। अब मैं पक्षियों को कंबल बेच बेच कर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ कालू जी, अब लग रहा है ना आप एक मेहनती कौवे हो। हाँ रानी, मैंने सोच लिया है इस साल मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, क्योंकि अब मैं खाली हाथ नहीं बैठना चाहता। थोड़ी ही देर में कालू कौवा उसी जंगल में अपनी कंबल की एक दुकान खोलकर बैठ जाता है। कंबल ले लो, कंबल ले लो, मोटे मोटे कंबल ले लो, गरम गरम कंबल ले लो, लाल पीले कंबल ले लो, आजो आजो पक्षियों, सस्ते दामों में मोटे मोटे कंबल ले जाओ। दूसरी ओर जंगल के सारे पक्षी दूसरे जंगल में उल्लू सेठ की दुकान पर आ गए थे। पक्षियों, तुम सबके ये मोटे मोटे कंबल बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो, मैंने इस साल ये कंबल बहुत ही नायाब कपास से बनवाए हैं। अरे वाह, ये कंबल तो दिखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लगता है आज रात को सोने का बहुत मजा आने वाला है। हाँ मीनू चिड़िया, ठंडी की रात में ये मोटे मोटे कंबल ओढ़ के सोने का मजा ही लगाता है। मेरा तो दिल कर रहा है अब ये कंबल ओढ़कर मैं यहीं पर सो जाऊं। अरे बुलबुल बहन, तुम अगर यहीं पर सो गई तो तुम्हें कंबल के साथ उठाकर जंगल कौन लेके जाएगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। चुप करो कबूतर, मैं कोई इतनी भी मोटी नहीं हूँ जो तुम सब मुझे उठाकर जंगल नहीं ले जा सकते। अच्छा अच्छा पक्षियों, चलो कंबल मिल गए हैं ना, अब चलते हैं फौरन से जंगल, वरना रात हो जाएगी। बस फिर क्या, सारे पक्षी कंबलों के साथ गाड़ी पर बैठ जाते हैं और अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। आवाजें लगा लगा कर मेरा गला सूख गया है, पर कोई पक्षी मुझे अभी तक यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ चले गए सारे पक्षी? तभी कालू कौवे की नजर सामने पड़ती है। सामने से तो काफी सारे पक्षी गाड़ी में बैठकर कंबले लेकर आ रहे थे। अरे अरे पक्षियों, तुम सब कहाँ से आ रहे हो? कालू कौवे, हम सब उल्लू सेठ के पास से आ रहे हैं। ये कंबले देख रहे हो ना, हम उसी के पास से लेकर आ रहे हैं। आज रात को सोने का बहुत ही मजा आएगा। क्या तुम सबने कंबल खरीद ली? अरे बाप रे, मैंने तो ये देखो कंबल की दुकान खोली थी ताकि तुम सारे पक्षी मुझसे कंबले खरीदो। अरे रे, अब मेरी इन कंबलों का क्या होगा? ओहो कालू कौवे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमें पता ही नहीं था, वरना हम तो उल्लू सेठ की जगह सीधा तुम्हारे पास आ जाते। हाँ कालू कौवे, पर तुम चिंता न करो, जंगल में और भी पक्षी हैं जो अभी तक दूसरे जंगल जाकर कंबले लेकर नहीं आए।
देखना वे पक्षी तुमसे ये सारी कंबलें जरूर खरीद लेंगे। कालू कौवे, बुरा न मानना, पर तुम हम पक्षियों को पहले ही बता देते तो हम उल्लू सेठ के पास जाते ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पास आ जाते। हाँ मीनू चिड़िया, मैं क्यों मारूंगा बुरा, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं जो करने का सोचता हूँ हमेशा कांड हो जाता है। बस फिर सारे पक्षी कंबल लेकर चले जाते हैं और कालू कौवा ये सब देखकर बहुत ही उदास हो गया था। कालू जी, कितने पैसे कमा कर लाए? आज तो आपकी जेब भरी होनी चाहिए। बताओ ना, कितने पैसे लेकर आए? क्या खाक कमाई हुई रानी, मेरी तो आवाज लगा लगा कर गला सूख गया। मुझे क्या पता था क्या जंगल के सारे पक्षी दूसरे जंगल उल्लू सेठ के पास जाकर उससे नए कंबल ले आएंगे। अरे बाप रे, ये कब हुआ? मतलब आज आपसे किसी एक पक्षी ने भी कंबल नहीं खरीदा। हाँ ना रानी, मुझसे अब कौन खरीदेगा कंबल, क्योंकि सब पक्षियों ने तो उल्लू सेठ से मोटी मोटी कंबलें खरीद ली हैं। मेरी सारी कंबलें तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी। कालू जी जो भी कहो, पर वे पक्षी बहुत ही बुरे हैं। उन्होंने उल्लू सेठ से कंबल खरीद कर हमारे साथ बहुत बुरा किया। पक्षियों की गलती नहीं है इसमें, उन्हें क्या पता था कि हम आज ही जंगल में कंबल की दुकान खोलने वाले हैं। बस कालू जी, उन पक्षियों की ज्यादा साइड न लो। मैं उन पक्षियों को अच्छे से जानती हूँ। वे पक्षी हमेशा से ही हम कौवों से बहुत जलते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। अच्छा न रानी, अब ये चीख चीख कर मेरे दिमाग की दही ना करो। मुझे अभी नींद आ रही है, सारा दिन का थका हुआ हूँ, मैं सो रहा हूँ। कालू कौवा तो सो जाता है, पर रानी कौवी बैठी हुई थी। उसे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मेरे कालू जी को परेशान किया उन पक्षियों ने, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे कालू जी की एक एक कंबल मैं बिकवा कर रहूंगी। फिर अगले दिन सुबह रानी कौवी बाजार चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वे बाजार से काफी सारे चूहे लेकर आ जाती है। चलो अब मैं इन चूहों को ऐसे ही जंगल में छोड़ दूंगी, फिर आएगा मजा। रानी कौवी ऐसा ही करती है, वे सारे चूहों को आजाद जंगल में छोड़ देती है। जाओ जाओ भूखे चूहों, जाकर सभी पक्षियों के नए कंबल काट डालो। चालाक रानी कौवी ने बढ़िया उपाय निकाला था ताकि कालू कौवे की सारी कंबलें बिक जाएं। जब ये सारे चूहे पक्षियों की कंबलें काट डालेंगे तो फिर मैं देखती हूँ पक्षी कैसे कालू जी की कंबलें नहीं खरीदते। बस फिर क्या था, सारे के सारे चूहे पक्षियों के घरों में घुस जाते हैं और उनकी कंबलें काट काट कर उनमें छेद कर देते हैं। मानो चिड़ी, आज ही मेरी कंबल गर्म क्यों नहीं हो रही? ये ठंडी ठंडी हवा अंदर कहाँ से आ रही है? हाँ मम्मा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। पता नहीं ये ठंडी ठंडी हवा अंदर कहाँ से आ रही है। जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा देखते हैं तो उनकी कंबल तो बहुत सारी फटी हुई थी। अरे बाप रे, ये कंबल कैसे फट गए? मानो चिड़े, जरूर तुमने कोई मस्ती की होगी तभी फट गई ये कंबल। नहीं मम्मा, मैंने कोई मस्ती नहीं की। मैं अगर मस्ती करता भी तो अपनी कंबल के साथ करता ना। आपकी कंबल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो ये कैसे फट गई? वहीं दूसरी और चूहों ने बाकी और पक्षियों के भी कंबल बुरी तरह से काट दिए थे। हाय रे, हमारे कंबलों की तो इन चूहों ने सही वाट लगा दी। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी जमा पूंजी तो इन कंबलों में लग गई। अब ठंडी का मौसम हम कैसे गुजारेंगे? ना जाने हमारे जंगल में चूहे कहाँ से आ गए। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा करने का क्या फायदा? कल की रात तो हमने जैसे कैसे इन फटी हुई कंबलों के साथ गुजार दी, पर अब हमें कुछ करना होगा, क्योंकि इन फटी हुई कंबलों के साथ हम और नहीं सो सकते। दूसरे पेड़ पर छुपी रानी कौवी ये सब देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी। बस अब ये सारे पक्षी मेरे कालू जी की दुकान बजाएंगे और उनसे नई कंबल खरीदेंगे। चलो जाकर ये खुशखबरी कालू जी को देती हूँ। रानी कौवी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मेरे पास एक उपाय है। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि हम उन पैसों से जाकर नई कंबलें ले आएं, पर हाँ, हम अपनी पुरानी फटी हुई कंबलों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? हमारी कंबलें तो बहुत बुरी तरह से फट गई हैं, उन्हें कैसे ठीक करेंगे? देखो, अगर हम सब कंबलों को काट कर एक साथ मिला दें और एक बड़ी सी कंबल बना दें तो हम सब पक्षी आराम से उस बड़ी सी कंबल को ओढ़ के सो सकते हैं। अरे हाँ, इस तरह हमारी कंबल जाया भी नहीं होगी और हमारी सर्दी का मौसम भी अच्छे से गुजर जाएगा। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। वे पक्षियों की कंबल को काट काट कर उन्हें एक साथ मिला रही थी और एक बड़ी सी कंबल बना रही थी। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा तो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि उसके गोदाम में भी चूहे घुस गए थे और उसकी सारी कंबलों को भी बुरी तरह से काट दिया था। कालू जी, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि हमारे गोदाम में भी कंबलें रखी हुई हैं और हमारे गोदाम में भी चूहे घुस सकते हैं। मैंने तो चूहों को इसलिए छोड़ा था कि वे पक्षियों की कंबलें खराब कर दें। मुझे क्या पता था
कि वे चूहे हमारे गोदाम में भी घुस जाएंगे। हाय रे रानी, एक तो पहले ही मेरी ये कम्बले मुझसे कोई नहीं खरीद रहा था, ऊपर से अब ये फटी हुई कम्बले तो कोई बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा मुझसे। मेरा नुकसान शायद नहीं होता, मैं किसी तरह बेच देता इन सारी कम्बलों को, पर तुम्हारी वजह से मेरा आज इतना बड़ा नुकसान हो गया। उधर मीनू चिड़िया को तो उपाय मिल गया था, वे बड़ी सी कंबल बना रही थी, पर इधर रानी कौवी की वजह से कालू कौवे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। देखो कालू भाई, मेरे घर में माँ बहुत दिन रह चुकी हैं, पूरे महीने से पड़ी हुई हैं, इसीलिए अब तुम माँ को अपने घर में रख लो। क्या बबलू कौवे, तुम एक माँ को नहीं रख सकते अपने घर में? तो तुम रख लो ना कालू भाई, तुम्हारी भी तो माँ है, मेरी अकेली की थोड़ी ना है। मैं नहीं रख सकता, माँ को देखकर रानी बिल्कुल खुश नहीं होगी, मुझ पे गुस्सा करेगी, इसलिए माँ को तो तुम अपने घर में रखो। कालू भाई, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी पत्नी ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि माँ को मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊँ, इसीलिए माँ तो अब तुम्हारे घर पर ही रहेंगी। फिर कुछ देर के बाद छोटा भाई बबलू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कालू कौवे के घर में आ जाता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। क्या बात है कालू, मुझे देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? ऐसे मुंह क्यों बन गया तेरा? नहीं नहीं माँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम रानी के साथ ज्यादा मुंह मारी न करना, रानी जैसा कहे वैसे ही करना। रानी कौवी तो कालू कौवे की माँ को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्यों आ गईं? अच्छा भला बबलू कौवे घर पर आराम से रह तो रही थी, क्यों बहू, मैं अपने बड़े बेटे कालू के घर पर नहीं रह सकती क्या? अरे ये छोड़ो, मेरे राजू को बुलाओ, वो कहाँ पर है? मैं उसी के लिए तो आई हूँ यहाँ पर। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया आपने, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ लगी हैं आपको, आपकी वजह से मेरा बेटा भी बीमार हो जाएगा। देख रहा है ना कालू, मैं तेरे घर में अभी आई नहीं कि तेरी पत्नी मुझे किस तरह से बातें सुना रही है। कालू जी, आपके अपनी माँ की वजह से मुझे आप बातें सुनाओगे, ऐसा सोचना भी मत, वरना अपने भैया को बुलाकर आपकी पिटाई लगवा दूंगी। अरे अरे रानी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। माँ, तुम बिला वजह रानी से लड़ाई ना करो, वरना मैं तुम्हें दोबारा से बबलू कौवे घर पर छोड़ाऊंगा। कालू कौवा भी अपनी पत्नी रानी कौवी की सारी बात मानता था, माँ की तो घर में कोई इज्जत ही नहीं थी। अरे बहू, जरा भोजन तो दे दे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है भूख के मारे मेरा दम निकल जाएगा। रानी कौवी दूसरे कमरे में थी, वे अपने बेटे राजू कौवे के साथ आराम से सो रही थी। बहू, सुन नहीं रही क्या? बहुत भूख लग रही है मुझे, जरा कुछ खाने को ला देना, सुबह से भूखी बैठी हूँ, 12 बज गए हैं, अब तो मुझसे ये भूख और बर्दाश्त नहीं होती। रानी कौवी सुनती ही नहीं, वो तो सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बहू, कब तक सोती रहेगी? आ कमरे से बाहर आ, मुझे भोजन ला के दे दे, वरना मैं मर जाऊंगी भूखी। माँ की बार बार आवाज देने से रानी कौवी की नींद टूट जाती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। रानी कौवी तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है। इस बुढ़िया ने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस बुढ़िया को भोजन चाहिए ना, मैं इसे आज ऐसा भोजन खिलाऊंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। रानी कौवी डंडा लेकर गुस्से में अपनी सास के पास चली जाती है और वहाँ पर आकर वे बेचारी बूढ़ी सास को डंडों से बहुत मारने लगती है। और बता, कितना भोजन चाहिए तुझे? आज मैं तुझे सही से भोजन खिलाऊंगी, बता ना कितना चाहिए भोजन, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रानी कौवी अपनी बूढ़ी सास को बहुत ज्यादा मार रही थी और राजू कौवा भी अपनी दादी के साथ ये सब होते हुए देख रहा था। अरे मम्मा, ये आपके साथ तस्वीर में कौन खड़ा है? मानो चिड़ी, ये तुम्हारी दादी हैं, बहुत ही अच्छी थी, अगर आज ही होती तो तुम्हें बहुत प्यार करती। हाँ मम्मा, काश मेरी दादी होती तो वो रात में मुझे कहानियाँ सुनाती, मुझे बहुत मजा आता। मानो चिड़ा उदास था क्योंकि उसकी दादी नहीं थी। वो कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज होती है उसे उस चीज की फिर कदर नहीं रहती। मम्मा, मम्मा उठो ना, मुझे भूख लग रही है, मुझे नाश्ता बना के दे दो। राजू कौवे की एक आवाज पर ही रानी कौवी फौरन से उठ जाती है। अरे मेरा बेटा राजू उठ गया, बता मुझे तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी बना के देती हूँ। मम्मा, मुझे समोसे खाने हैं, बहुत दिल कर रहा है, बहुत भूख भी लग रही है, मुझे 4 समोसे बना के दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अपने राजा बेटे को समोसे बना के देती हूँ। थोड़ी देर में रानी कौवी राजू कौवे को समोसे बना के दे देती है। राजू कौवा अपनी दादी के सामने बैठकर समोसे खा रहा था। दादी, दादी ये लो, आप भी खा लो समोसे। 2 समोसे मैंने अपने लिए बनवाए हैं और 2 आपके लिए।
अरे मेरा शहजादा, तू खा ले बेटा, मैं नहीं खा सकती ये समोसे। अगर तेरी माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी मुझ पर। नहीं दादी, मामा के आने से पहले पहले आप ये खा लो समोसे। मामा तो अभी काम कर रही होंगी, वो आएंगी तब तक तो आप ये समोसे खा भी लोगी। बस फिर क्या, राजू कौवा अपनी दादी के साथ मिलकर समोसे खा रहा था कि इतने में वहाँ पर रानी कौवी आ जाती है। क्या लग रहा था मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी ये जो नजरें हैं ना, चाकू से भी तेज हैं। अब मेरे मासूम बच्चे के खाने पर भी तुम नजर डालने लगी। लगता है कल वाली मार तुम इतनी जल्दी भूल गई। गुस्से में रानी कौवी दोबारा से अपनी सास को बुरी तरह से मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है और भी ये सब होता हुआ देख लेती है। रानी कवि, तुम ये क्या कर रही हो? बेचारी अपनी बुरी सास को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रही हो? ओ मीनू चिड़िया, तुम तो हमारे बीच में ना ही बोलो। चलो चलो जाओ यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही देख लेंगे। मैं किसी के साथ इतना अत्याचार होते हुए नहीं दे सकती। माँ जी आप चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। हाँ हाँ ले जाओ मीनू चिड़िया, 2 दिन के बाद तुम भी इससे परेशान होकर इसे घर से निकाल दोगी, देख लेना। मीनू चिड़िया कालू कौवे की माँ जी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने घर पर लाकर उसे कुछ खाने को देती है। चिड़िया बेटी, मुझे इतना अच्छा भोजन खाने की आदत नहीं है। अब मेरा बेटा ऐसा है तो मैं क्या करूं? मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं ये भोजन खाकर यहाँ से फौरन से चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ यहाँ पर हमेशा रह सकती हैं, मैं आपका बहुत ही ख्याल रखूंगी। कौवी आंटी, क्या आप राजू कौवे की तरह मेरी दादी भी बनोगी? आप मुझे रात में कहानियाँ सुनाओगी? हाँ हाँ जरूर, मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। मैं तुम्हें रोजाना रात में कहानियाँ जरूर सुनाऊंगी। मानो चिड़ा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिर आज का दिन यूं ही बीत जाता है। आखिर मेरे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? मेरे दोनों बेटे अपनी पत्नियों के होके रह गए, उन्हें तो मेरा जरा ख्याल नहीं। तभी वे बूढ़ी कौवी अपने माजी के बारे में सोचती है जब वे जवान हुआ करती थी। तूने सारा भोजन जमीन पे गिरा दिया, मैंने अभी सफाई की थी। तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? इतना भोजन खाती है, कहाँ जाता है सारा? अरे बेटी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे खाना हाथ से छूटकर अक्सर नीचे गिर जाता है। तू अभी जवान है ना, जब तू बूढ़ी होगी तब तुझे पता लग जाएगा। क्या क्या कहा तूने? मैं तेरी तरह बूढ़ी हो जाऊं? बहुत दिन हो गए हैं ना, तूने मेरी हाथ की मार नहीं खाई। रुक जरा, तुझे अभी बताती हूँ। अरे नहीं मारो मुझे, मुझे नहीं मारो, पहले ही मेरी हड्डियाँ बहुत कमजोर हैं, मुझे नहीं मारो। उस बूढ़ी कौवी को मारते मारते कालू कौवे की माँ नहीं थकती और उसे मारती जाती है। अरे बाप रे, लगता है मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। जब मैं अपनी सास को मारती थी तो मेरा कालू और मेरा बबलू सब देखते थे, इसीलिए आज वे भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। तभी बूढ़ी कौवी को अपने पोते राजू कौवे का ख्याल आता है। वे रात को ही फौरन से रानी कौवी के घर चली जाती है। देख बहू, मैं यहाँ पर इतनी रात को तुझे एक बात कहने के लिए आई हूँ। तेरी तरह मैं भी अपनी सास पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। मैं उसे बहुत मारती थी, खाने को उसे मैं सूखी रोटी देती थी और ये सब कुछ कालू और बबलू देख रहे होते थे। तो देख लो, आज मैं बूढ़ी हो गई तो आज मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई अपना घर ही नहीं है। तो भाई ये सब मुझे क्यों बता रही हो? हाँ, इतनी रात को आकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? बहू, मेरे कहने का मतलब है तू मेरे साथ जो कुछ करती है, मुझे मारती है, ये सारा कुछ मेरा पोता राजू सब देखता है। और बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं। देखना, कल को जब तू बूढ़ी होगी तो तेरा राजू भी तेरे साथ ऐसा ही करेगा। बिल्कुल नहीं, मेरा राजू बहुत अच्छा है, मुझे कभी नहीं मारेगा। चलो चलो तुम जाओ यहाँ से, मीनू चिड़िया के घर पर ही जाकर रहो। रानी कौवी अपनी सास की बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बाबा बाबा देखो, इस किताब के अंदर ये कितना गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा है बेटा? किताब के अंदर तो हमेशा सब अच्छा ही लिखा होता है। नहीं बाबा, किताब में तो ये गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाएं तो उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। पर मम्मा तो दादी को बहुत मारती हैं, उन्हें खाना भी नहीं देती और उनको हमारे घर में भी नहीं रखती। अरे बेटा, वो तुम्हारी दादी मम्मा से लड़ती है ना, इसी वजह से मम्मा ऐसा करती हैं। बाबा, मैंने ये किताब नहीं पढ़नी, इसमें सब गलत लिखा है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, आप दोनों जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आप दोनों को मारूंगा,
सूखी रोटी दूंगा और अपने घर में भी नहीं रखूंगा। अपने बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रानी कौवी और कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हाय रे, ये क्या बोल रहा है? माँ जी ठीक कहती थी कि मेरा बेटा मुझसे गलत संस्कार ले रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वरना कल को जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा बेटा राजू भी मुझे बहुत मारेगा, मुझे घर से निकाल देगा। रानी कौवी की आंखें अब खुल गई थीं। वे फौरन से मीनू चिड़िया के घर चली जाती है और वहां पर आकर वे अपनी सास से हाथ जोड़ के माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दें, बस आप घर चलें। मुझे सबक मिल गया है कि आज मैं जैसा करूंगी कल को मेरा बेटा राजू भी बिल्कुल वैसे ही करेगा। ये हुई ना कोई बात रानी कौवी, तुमने माफी मांगकर बहुत ही अच्छा काम किया। बस फिर रानी कौवी अपनी सास को लेकर वापस अपने घर में आ गई थी और अब पूरा परिवार सुकून से रहने लगा था।